हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। धीरे धीरे घटने की स्थिति में नदी, लेकिन घटने की रफ्तार काफी धीमी। कैसे जीते हैं सदा, हमसे सीखो ये अदा। कुशेश्वर स्थान में ऐसे ही कटती है जिंदगानी। बाढ़ की धार में एक दो दिन नहीं, सप्ताह नहीं, गुजरते हैं महीनों। और पीले रेत के खेल में हाथ भले हो काला, लेकिन भर रही कई की जेब, भले ही आमजन की जेब हो रही खाली। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। एक सप्ताह से नदी थमी हुई थी और धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम हो रही है और पानी भी उतरने लगा है। हालांकि जिस इलाके में पानी गया है वहां से घटने की रफ्तार काफी धीमी है और पानी कई जगह सड़ने लगा है। दरभंगा शहर पर दबाव था, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग एक सप्ताह में 3 से 4 इंच नदी कमी है। बढ़ने की रफ्तार एक सप्ताह पहले काफी तेजी थी। उस हिसाब से कहे तो स्थिति ठीक है। संयोग है कि ऊपर से भी बारिश का पानी भी रुका हुआ है और ऐसी परिस्थिति में नेपाल में भी भीषण बारिश की सूचना नहीं है, तो समझा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतरेगा। बाढ़ का पानी लगातार एक पखवाड़े से उफान पर है। हालांकि एक सप्ताह की बात करें तो ये ठहरने लगा, गति धीमी हुई और अब उतरने लगा। लेकिन बाढ़ की धार की मार तो वही लोग समझते हैं जिन्हें चोट पहुंचती है। चारों ओर सामान बचाने से लेके खुद को बचाने की कवायद के तहत बहरहाल लगभग हम एक सप्ताह की बात करें तो 5 से 6 इंच घटी है नदी। ये अच्छा संकेत। ऊपर से भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन शहर पर दबाव। हालांकि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 8, 9, 23 में कई जगहों में पानी, दर्जनों घर है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि बाढ़ राहत की हड़ता वही रखते हैं कि कम से कम 5-6 दिन उनके घर में पानी हो लगा हो और निकलने की स्थिति नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में पीले पानी भले ही पहुंच जाए, लेकिन जब वह ठहर गया तभी बाढ़ पीड़ित के रूप में आपको राहत मिल सकती है। किलाघाट के पश्चिम वार्ड नंबर 8, 9, 23 जो रत्नोपट्टी, शुभंकरपुर, बाजितपुर इलाका है, उसके निचले इलाके में कई जगह पानी, लेकिन शहर के उत्तर वार्ड नंबर 1, 2, 3 में कई जगह 1 से 2 फीट पानी। जो नया कॉलोनी हमने आपको दिखाया था, लेकिन प्रशासन का अभी तक मानना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शहर में नहीं है। दूसरी ओर शहर के आसपास सबसे ज्यादा क्योटी में प्रभावित है। उसके अलावा सदर के कई इलाके, हनुमान नगर के, हायाघाट के कई इलाके प्रभावित हैं। और अगर पूरब की बात करें तो कुशेश्वर स्थान, पूर्वी इत्यादि काफी प्रभावित है। बहरहाल नेपाल से भी भारी बारिश की सूचना नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नदी धीरे धीरे ही सही उतरने लगी है और बाढ़ से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं ग्रामीण इलाके की। जी हाँ, कुशेश्वर स्थान जहां प्रखंड से लेकर पंचायत तक डूबे हुए हैं और नाव ही जीवन का सहारा बना है।
ये कोई नई बात नहीं है। दूर दराज के लोगों को, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों को लगता होगा कि कैसे जीते हैं लोग, लेकिन कैसे जीते हैं लोग इनसे सीखे तो अदा। जी हाँ, ये कुशेश्वर स्थान है जहां मिथिलांचल का गढ़ माना जाता है, लेकिन जीने की आदत पानी में, और वो भी 1-2 दिन नहीं, लगभग 3 से 4 महीना तक जिंदगी यूं ही कटती है, गुजरती है, यूं ही चलती है। ये दरभंगा का कुशेश्वर स्थान प्रखंड है, जहां आप देख सकते हैं ये कहानी 1-2 दिन की नहीं, सप्ताह की नहीं, महीने की नहीं, महीनों की है। यानी साल में कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, तो कभी 6 महीने से ज्यादा पानी के साम्राज्य में ही जिंदगी यूं ही कटती है। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा। कभी धरती पर इंसान ने जन्म लिया होगा तो कहा जाता है कि इतिहास में कि पानी में ही जीव जंतु पैदा हुए और वहीं से धीरे धीरे टापू बना और मानव की उत्पत्ति हुई। कैसे जीते थे उस समय, क्या रही होगी ये कल्पना और इतिहास के पन्नों में धरती का इतिहास। लेकिन अगर मिथिला का इतिहास अगर हम बात करें तो कुशेश्वर स्थान जहां नाव पर कटती है जिंदगी। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा। ये अदा समुद्र में रहने वाले मछुआरे जानते हैं, लेकिन वे भी जब 2-3 दिन के बाद मछली मार कर टापू पर पहुंचते हैं तो आराम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टापू जहां वीरान, चारों ओर पानी ही पानी, घर पहुंचते हैं तो पानी चारों ओर, उसी में सोते हैं, उसी में दिनचर्या गुजरती है। और बाहर आना होता है तो पक्की सड़कें नहीं, हवाई जहाज नहीं, ये वाहन जिसे नाव कहते हैं, ऐसे कटती है जिंदगानी। कहानी 1-2 दिन की नहीं, कहानी 1 सप्ताह की नहीं, कहानी महीने भर की नहीं, कहानी महीनों की है। और इस बार तो मई में यस तूफान से ही कहानी शुरू हो गई थी। आमतौर पर जून में ये कहानी शुरू होती है, लेकिन इस बार यस तूफान कहर लेके आया तो मई महीने से ही बारिश के पानी में घिर गया कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान उत्तरी पंचायत में हम लोगों के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लमसम 4 महीना रहता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है, बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग ये कुशेश्वर मार्केट आएंगे, अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। इस नाव से लोग को इस बाढ़ में आना और जाना, अचानक आंधी तूफान आ जाता है तो नाव से भी घटना होता है, लोग डूब भी जाते हैं। अगर गांव घर में लोग अगर बीमार पड़ जाए तो जब तक नाव व्यवस्था करेंगे, जब तक उसको नाव पर उठाकर कुशेश्वर आएंगे, तब तक बहुत ऐसा पेशेंट होता है कि आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ऐसे कटती है जिंदगी। स्वयं नहीं, मवेशियों को, पशुओं को भी बचाने की कवायद और ये सामान्य प्रक्रिया है। ये कुशेश्वर स्थान है, ये कला है, भारत का एक हिस्सा है जिसने बाढ़ के बीच जीना सीख लिया, जिंदगी गुजारने सीख ली। लेकिन सत्ता में बैठे नेता जो लगातार बाढ़ की धार पर राजनीति करते हैं, उनके नाव इस पार से उस पार नहीं, पटना और दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बेचारे वहीं रह जाते हैं। न शिकायत, न शिकवा, न किसी से कोई गुहार। जिंदगी ऐसे ही कटती है। ये जिंदगानी है, ये कुशेश्वर स्थान की कहानी है। पुरी के बीच या मुंबई के जुहू के पास भले ही चले जाइए, कहीं बंदरगाह देखने चले जाइए, कलकत्ता में भी आप हुगली नदी के किनारे जाइए, लेकिन आपके बिहार, आपके मिथिला, आपके दरभंगा में ये बंदरगाह ही तो है जो कुशेश्वर स्थान का यह टापू कहलाता है। या बीच अगर नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं, तो इसे क्या नाम दें आप स्वयं जान ले। यहाँ से गाड़ी सवारी पकड़नी है, कोई सरकारी टिकट नहीं है, कोई दर नहीं है, न ट्रेन छूटती है, न बस चलती है, न हवाई जहाज उड़ता है। ये कुशेश्वर स्थान का टापू बंदरगाह जाने के लिए यहाँ से नाव पकड़नी होती है।
गुजरात में द्वारका चले जाइए तो लोग घूमने जाते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं और मीलों जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिसे भेंट द्वारका कहते हैं। लेकिन ये कुशेश्वर स्थान है जहां से नाव पकड़कर लोग जिंदगी जीने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, रात गुजारते हैं और जब आवश्यक सामानों की जरूरत होती है तो इस किनारे चले आते हैं और अपना स्वयं का खाना, परिवार का रहन सहन की जरूरत के सामान से लेके मवेशियों तक के खाने की व्यवस्था, आम जो सामान होता है उसे लेकर चले जाते हैं। न गिला किसी से, न शिकवा किसी से, न शिकायत किसी से। ये नाव की धार को पार कर करके अपनी गैया को खिलाने, मवेशियों को चारा पहुंचाने में दिन व्यतीत करते हैं। लेकिन इस नाव पर कितनों की राजनीति फिट हो जाती है, जो विधानसभा में जाकर विधायक कहलाते हैं, कोई मनोनीत होकर विधान पार्षद बन जाते हैं, तो कोई संसद भवन पहुंचकर वहां पाग माले से अपने शोभा बढ़ाते हैं और सांसद कहलाते हैं। लेकिन वर्षों से ये कहानी, कितने सांसद बदलते गए, बनते गए, उनकी तकदीरें खिलती गई, निखरती गई, लेकिन वे यहीं के यहीं रह गए, क्योंकि ये आम जनता है। ये बाढ़ की कहानी है, पानी की कहानी है, कुशेश्वर स्थान के लोगों की जुबानी, आप उनकी जिंदगानी देख लें। मार्केट आवे में हर दिन लग जाए 3-3.5 किलोमीटर दूरी है, मजबूरी छै। हर चीज हमरा के नाव से व्यवस्था है, लेटरिन भी नौवे से करऽ पड़े छै, लाश भूसा जे भी छै नौवे से छै, मार्केट करे छियै नौवे से करे छियै, भरि दिन आवे छियै, भरि दिन मार्केटे में रहे छै, किराया लागे छै हमरा के 40 रुपया। ये समुद्र का नजारा नहीं, गंगा नदी के इस पार से उस पार का नजारा नहीं, ये धार है कुशेश्वर स्थान की, जहां चौड़ है, जहां लगातार जिंदगी जीने की कला इन लोगों ने सीखी है। मानो जिंदगी की नियति यही है, पानी में सफर तय करना है। ये हमारे 21वीं सदी का भारत है, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने को हैं। विकास की बात जोह रहा है यह कुशेश्वर स्थान, जहां लंबे लंबे वादे, बड़े बड़े नेता यहां से पहुंचते गए, लेकिन कुशेश्वर स्थान वहीं रह गया, वहीं थम गया। ठीक उस नदी की तरह जो बाढ़ आती है, कभी थम जाती है, कभी रुक जाती है, लेकिन यहाँ तो यह महीनों अपना डेरा जमा लेता है, बसा लेता है, जिंदगी को ठहरा देता है, लेकिन उसके बाद भी ये उफ नहीं कहते। मीडिया की तस्वीर मीडिया कर्मी जब पहुंचते हैं तो आश्चर्यचकित होकर अपने कैमरे में कैद करते हैं, संजोते हैं, दिखाते हैं, तब दुनिया जानती है ये कुशेश्वर स्थान है, मिथिलांचल का एक ऐसा इलाका जो 75 साल में किसी के इंतजार में है कि कोई तो आएगा, उसकी तकदीर बदलेगा, यहाँ की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कब तक? शायद 75 वर्ष पूरा होने तक भी नहीं। कोई ऐसा नेता आए जो नेता कहलाए। आज़ादी से पहले से लेके नेपाल की तराई के इलाके में जब वह था, अंग्रेजों के शासन से लेकर करके वर्तमान आज़ादी के 75 वर्ष बाद तक की ये तस्वीर, जहां पानी पानी है, तबाही की कहानी है, तो इसका उद्धार कौन करेगा यह वक्त ही बताएगा। अब बात करेंगे कोरोना की, उससे पहले बात करते हैं जी हाँ पीले रेत की। पीले पानी की खबर तो आपने देखी कि जहां पीला पानी पहुंच गया, 4 से 5 दिन तक पानी लगा रहेगा। जिलाधिकारी की बात करें तो आप जो बाढ़ राहत है राशि 6000 रुपया, उसकी अहर्ता रखते हैं, लेकिन काला पानी है तो आपके नसीब में नहीं है, गंदगी का पानी, नाले का पानी। लेकिन पीले रेत की बात करें, जी हाँ बालू की, जिसकी खेल में कितने एसपी, कितने डीएसपी, कितने डीटीओ, कितने एसडीओ नप गए, मिथिलांचल में भी पीले रेत का खेल। ये लगातार अगर हम 5-7 साल पहले की बात करें तो जहां 20 रुपए प्रति फुट की दर से ये पीला रेत यानी बालू मिलता था, वह सैकड़ा पार कर चुका है। और इस खेल में कितने के हाथ काले हो गए ये समझ सकते हैं सरकार की कार्रवाई से। पीले रेत की खेत में हाथ भले ही काले हो, लेकिन जेब गर्म होते हैं
सफेद नोटों से। ये पीला रेत है, अब इसे पीला सोना कह सकते हैं। वक्त बदला, समय बदला। एक जमाना था जब बचपन में किताबों में पढ़ाया जाता था कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वाणिज्यिक कॉमर्स में, कि नदी किनारे पड़ा बालू जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो आ जाता है तो कीमत हो जाती है। लेकिन अट्टालिकाएं बनती रही 2000 के दशक में बिहार में भी इसका पासा पलटा और बड़े बड़े महल, मॉल इत्यादि बनने लगे और उसी के साथ पीले रेत की धार में कई खेलने वाले लगातार मोटे होते चले गए। भले ही इस खेल में, पीले रेत के खेल में हाथ काला हो गया, कहा उन लोगों ने चेहरा भी काला कर दो, कोई पहचाने नहीं, जेबें तो गर्म हो रही है। बिहार सरकार ने जो कार्रवाई की है उसमें बड़े बड़े अधिकारी नपे हैं, एसपी डीएसपी से लेकर थानेदार बाबू तक नपे हैं। पीले खेल में कितने लोग सफेद पोश इसमें घुल मिल गए, यह पता तब चला जब इसका दाम आसमान छूने लगा। 5-7 साल पहले तक 20 से 25 रुपए मिलने वाला यह पीला रेत, पीला बालू वर्तमान में 100 रुपए फुट से अधिक है। एक ट्रक जब लगता है तो गिनती होती है लाख रुपया से ऊपर का बिल उसे भुगतान करना होता है। ऐसा कारण है जहाँ से बालू का और भी बुरा स्थिति होने वाला है, और जो बीच में बिचौलिया जो काम कर रहा है, जो माफिया काम कर रहा है, उससे ट्रक माफिया और जितने भी बालू वाले हैं, बालू खनन विभाग, सब परेशान हैं बिचौलिए से। बिचौलिया में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर सब है, वो सब परेशान है सर। क्या लगता है कोइलबर से जब चलता है बालू तो किस तरह से इसका जो है सो ये होता है? सर आते आते जितने भी बिचौलिया हैं बीच में, जो भी अगर माफिया हो या फिर जिस टाइप से भी आप समझ लें, वो सबको पैसा दे के एक ड्राइवर एक जहाँ तक पहुँचता है, और हम लोग तक जो पहुँचाता है वो ड्राइवर रो के जहाँ से जाता है पैसा लेकर के, कि वो हमको 1 रुपया नहीं बच रहा है। आने वाला कल इससे और बुरा स्थिति होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, जो कोइलबर से जो बालू लोड होता है तो क्या रेट पड़ता होगा? उसको वहाँ जो है सर, जो हाफ जो 50% का जो आता है, ओवरलोडिंग का जो है मसला है, मेन वो है। ओवरलोडिंग करने नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है वो ट्रक ऑनर सब जो है उसके लिए जहाँ तो दूरी के वजह से जो परेशान हो जाता है, ये सब इसको फिर बिचौलिया जो इसमें काम कर रहा है वो किस तरह से पैसा लेता है वहाँ? वो सर हम इसमें कैसे बात करेंगे सर, इसमें तो सर एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा सारी बात की बिचौलिया माफिया कौन सब है यहाँ पे जो इतने महंगे हो रहे हैं। आज ये सारा लेबर, सारा वर्कर सब बेरोजगार बना हुआ है। हम लोग सर रोड पे आए हुए हैं, एक गाड़ी नहीं बेच पाते हैं। ये ओवरलोडिंग का क्या सिस्टम है? ओवरलोडिंग यानी ट्रक पे जो माल आता है वो फुल करके लाता नहीं है, लाने नहीं देता है, तो वही ओवरलोडिंग का मसला है यहाँ पे। यहाँ सुना आपने किस तरह बालू पहुंचता है, बिचौलिए कौन है? इतनी हिम्मत तो इन्होंने जुटाई कि बीच में कई लोग इस पेशे में हैं जो अपना हाथ काला करते हैं, मुंह काला करते हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं कैसे बता दे कैमरे पर, इनकी खिंचाई हो जाएगी और फजीहत हो जाएगी। ओवरलोडिंग की बात जब होती है तो जिस ट्रक में 500 फीट बालू लोड करना है कोइलबर से या डोरीगंज से 500 फीट ही लोड होता है, रास्ते में इसे ओवरलोड किया जाता है और यहीं से इसकी काला खेल, काली कमाई लोगों की शुरू होती है। थानेदार बाबू से लेके बड़े बाबू, डीएसपी साहब से लेके एसपी साहब तक सभी इसमें शामिल थे। यह बिहार सरकार की रिपोर्ट बताती है जो इस पर कार्रवाई हुई। डीटीओ साहब ओवरलोड पकड़ते हैं और बीच में नेताजी लोग कमीशन लेते हैं। किसी पत्रकार की नजर पड़ गई तो वो भी पल्ला झाड़ कर करके इसमें से माल झाड़ लेते हैं और नतीजा ड्राइवर रो कर करके जाता है। बिक्री कम हो गई है, लेकिन जब आम जन तक पहुंचता है तो उनकी जेब ढीली हो जाती है, क्योंकि बीच में कितनों की जेब गर्म होती है। ये पीले रेत का खेल है और इस खेल में जब रेट इसका महंगा होता है तो इसके कारण सीमेंट की बिक्री कम होती है।
चिप्स की बिक्री कम होती है, मजदूरों को काम कम मिलता है, क्योंकि पीले रेत के बिना भवन, अट्टालिकाएं या घर बनाना संभव नहीं। ऐसे में लोग इंतजार करते हैं कि पीले रेत के भाव में कमी आए तो अपना आशियाना बनाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। नतीजा मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। सीमेंट और अन्य सामानों की बिक्री, सरिया इत्यादि की बिक्री में कमी हो रही है और ऐसी परिस्थिति में विकास की गति में ब्रेक लग रहा है। ये पीले रेत की कहानी है, जिसके काले खेल में कई सफेद लोग भी शामिल हैं। 12,000 टेलर है 100 CFT का। लोग इंदिरा आवास और राजीव गांधी योजना में जो पैसा मिलता है कहाँ से बना पाएगा? सरकार तो लिमिट पैसा देती है, उसका तो मकान तो रुक जाएगा बेचारे का। सैकड़ों मकान अभी यानी कि महंगाई के से रुका हुआ है, नहीं बालू मिल रहा, बालू मिल भी नहीं रहा है। स्कार्सिटी बालू का चल रहा है यहाँ। इतिहास में इतना रेट कभी नहीं हुआ 11,100 का बालू। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या जानकारी है आपको? इसके पीछे माफिया सबका, बालू माफिया सबका होगा, और क्या होगा, समझा। इसके पीछे की कहानी सब लोग बताते हैं, थोड़ी सी बंद करके जुबानी। पीले रेत के खेल में ये सफ़ेद पोश के काले धंधे के कारण अगर आप इसका विरोध करते हैं, जो जमीन लाल भी हो जाती है, यानी कहीं गोलियां चल जाती है, कहीं मारामारी होती है। बहरहाल इंदिरा आवास से लेकर शहरी अभिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों न रुक जाए, हरियाली वहां नहीं आ सकती, क्योंकि पीले रेत की कहानी में कई पेच है, कई सफ़ेद पोश है जो अपना हाथ काला करते हैं, जमीन लाल करते हैं। तो आम जन के लोगों के दरवाजे तक उनका आशियाना कैसे बनेगा, जहां हरियाली का सपना वो बुनकर उन्होंने चाहे इंदिरा आवास से अनुदान लिया या फिर बैंक से कर्ज लिया या पाई पाई जुटाकर सपनों के घर बनाने के लिए उन्होंने मकान बनाना प्रारंभ किया था, वो ठहर गया उसी तरह जिस तरह से विकास ठहरा हुआ है कोरोना काल में। मजदूरों को रोजी नहीं, दुकानदारों की बिक्री नहीं, लोगों को आशियाना नहीं। पीले रेत की इस कहानी में बहुत कहानी है छिपी हुई, जिसकी तस्वीर खनन विभाग से लेकर के पुलिस विभाग, जिला प्रशासन से लेके सफ़ेद पोश जिसे 4 स्तंभ कहते हैं, उन सब के बीच इर्द गिर्द घूमी हुई है। जिसके तह में जाना, खनन विभाग के तह में जाना, जिसे अधिकार दिया गया है, उतना ही कुआं खोदना होगा इस कहानी को जानने के लिए कि इसमें कौन कौन लोग काले हैं, कौन सफ़ेद लोग हैं, और पीले रेत की कहानी में कितनी गहराई है। इसके भ्रष्टाचार जिसमें डूबा हुआ है, जहां आम आदमी पिस रहा है और पीला रेत सोना कहला रहा है, जिसका भाव आसमान छू रहा है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ। कोरोना की खबर देखेंगे, जानेंगे क्या है ऑक्सीजन की स्थिति, क्या है DMCH की स्थिति, क्या है टेस्ट की स्थिति, क्या है वैक्सीनेशन की स्थिति। लेकिन पहले रुकेंगे, देंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। धीरे धीरे घटने की स्थिति में नदी, लेकिन घटने की रफ्तार काफी धीमी। कैसे जीते हैं सदा, हमसे सीखो ये अदा। कुशेश्वर स्थान में ऐसे ही कटती है जिंदगानी। बाढ़ की धार में 1-2 दिन नहीं, सप्ताह नहीं, गुजरते हैं महीनों। और पीले रेत के खेल में हाथ भले हो काला, लेकिन भर रही कई की जेब, भले ही आम जन की जेब हो रही खाली। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य का। सिंडिकेट सदस्य बैजनाथ चौधरी की अध्यक्षता में फाइनेंस समिति सदस्य अरविंद कुमार सिंह की उपस्थिति में अतिथि शिक्षक ने क्षेत्र कुलपति
उनकी सेवा नवीकरण के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया एवं उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर बैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि सभी कॉलेज में अतिथि शिक्षकों के योगदान उपरांत पठन पाठन में सुधार हुआ है और कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति में व्यापक वृद्धि हुई है। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर चंदन कुमार झा, डॉक्टर अजय ठाकुर, डॉक्टर सुधीलाल यादव, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर अमित, डॉक्टर हरे कृष्ण यादव, डॉक्टर सुनील कुमार आदि अतिथि शिक्षक मौजूद थे। बिहार में ओडिसी नृत्य को स्थापित करने वाले सृष्टि ओडिसी नृत्य संस्थान के 15वें स्थापना दिवस पर बुधवार को दिन भर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहले सत्र में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सृष्टि फाउंडेशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वृक्षारोपण की आवश्यकता पर बल दिया और उस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सृष्टि सभागार में आयोजित सम्मान समारोह का शुभारंभ बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्र, प्रदेश मंत्री सजल झा, जिला उपाध्यक्ष विजय चौधरी, डॉक्टर जयशंकर झा, प्रवीण कुमार झा, सचिव डॉक्टर मनोहर कुमार पाठक, प्रधान संपादक सुमित कुमार मंडल एवं सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक जयप्रकाश नारायण पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संध्याकालीन समापन में सत्र में सभागार में आकर्षक सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के छात्राओं श्रुति झा और स्वर्णम उपाध्याय ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर कबीर सेवा संस्थान और रोटी बैंक के सदस्यों को उनके कोरोना काल में उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। लगभग सभी सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट मानव सेवा के लिए पाक चादर, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम कॉलेज इकाई के द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में मिशन आरोग्य संजीवनी अभियान के अंतिम दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा के अलावा छात्र संघ अध्यक्ष कौशल कुमार झा, आनंद कुमार, अमित कुमार शुक्ला, शिवम कुमार, गौतम कुमार, हरिओम झा के साथ साथ कई शिक्षाकर्मी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डाक जीवन बीमा महालोगिन के उपलक्ष्य में कई जगहों पर मेला तथा कैंप का आयोजन किया गया। चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार परिमंडल पटना के निर्देश के तहत यह कार्यक्रम है। इसमें दरभंगा प्रमंडल डाक द्वारा डाक जीवन बीमा का भरपूर प्रचार किया गया। डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल उमेश चंद्र प्रसाद के नेतृत्व में डाक जीवन बीमा के प्रचार प्रसार हेतु ई रिक्शा से ऑडियो क्लिप को पूरे शहर में चलाया गया। साथ ही केडीएसयू डाकघर के पास लगे डाक जीवन बीमा मेला में डाक अधीक्षक व सहायक डाक अधीक्षक स्वयं वहां पहुंचे। सहायक डाक अधीक्षक मुख्यालय बीएन त्रिवेदी ने बताया कि डाक जीवन बीमा कम प्रीमियम में अधिक बोनस के लिए जाना जाता है। इस मौके पर डाक निरीक्षक सौरभ सुमन, पीआरआई विनोद कुमार, एमपीएम नागेश्वर महतो, किशोर कुमार चौधरी, किरण, विद्यानंद सरस्वती, प्रेम कुंज, पुष्पा कुमारी, पूजा कुमारी इत्यादि मौजूद रहे। अपनी कई मांगों को लेकर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन लहरियासराय के द्वारा धरना दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कार्यालय लहरियासराय के प्रांगण में गुरुवार को इन्होंने काला बिल्ला लगाकर धरना दिया। शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले द्वारा जो कोरोना से मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा और बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया बहादुरपुर के सीओ के समक्ष। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में सभी पंचायत जो बहादुरपुर के हैं बाढ़ प्रभावित किया जाए, नहीं हुआ तो 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। वासुदेवपुर स्थित महिंद्रा शोरूम में गुरुवार को नई 4 व्हीलर बोलेरो नियो का उद्घाटन दरभंगा के डीटीओ रवि कुमार ने किया। इस मौके पर महिंद्रा शोरूम के सीएमडी मिथिलेश कुमार महासेठ सहित महिंद्रा एरिया ऑफिस पटना के एरिया मैनेजर कांतिमन बनर्जी, आरएमएन सौम्या कारक, जीएम सेल्स अनिमेश राय, जीएम सर्विस रविशंकर सिंह, बोलेरो न्यू चैंपियन राजेश कुमार सिन्हा, अमित कर्ण, महिंद्रा फाइनेंस के मनोहर, ब्रांच मैनेजर आशुतोष आदि उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि गाड़ी का शोरूम प्राइस 8,48,000 है। बोलेरो नियो 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर देता है, जबकि 1.5 लीटर एमॉक इंजन और 100 bhp के साथ यह उपलब्ध है, जबकि 6 रंगों में इसके 3 मॉडल यहां उपलब्ध है।
अब बात करते हैं सांसों के खेल में। जब अप्रैल मई माह में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसके प्लांट को लेकर जिलाधिकारी सक्रिय हुए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। अम्बेडकर सभागार में पूछा कि डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट की प्रगति क्या है। उन्होंने कहा कि जो टेस्ट है, जो जांच है, जो कोरोना का वैक्सीन है, उसके प्रति भी कहीं से लापरवाही नहीं बरती। सांसों के खेल में अप्रैल मई माह में काफी कहर बरपा था और ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समीक्षा की ऑक्सीजन प्लांट को लेकर प्रगति क्या है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हल्के में नहीं ले, आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए और लगातार वैक्सीनेशन पर भी काम हो। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट कब बनकर तैयार होगा, इसे किस एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है, किस प्लांट का सिविल वर्क किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, यह बताएं। अधीक्षक डीएमसीएच ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा किसी सरकारी पदाधिकारी को इन प्लांटों का नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 20,000 लीटर का एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। 15 अगस्त तक प्लांट तैयार हो जाएगा। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल के लिए भी एक ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, जिसमें पाइपलाइन बिछ चुका है। जिलाधिकारी ने अगली बैठक में सभी ऑक्सीजन प्लांट की पूरी जानकारी के साथ बैठक में भाग लेने का निर्देश अधीक्षक को दिया। और टीकाकरण अभियान जो मेगा अभियान चल रहा है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट वार्ड नंबर 28 से लेकर 48 तक, जिसमें एक वार्ड नहीं था, टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चला और लोगों ने जमकर भाग लिया। जिंदगी की बाजी में जिंदगी को बचाना है तो टीकाकरण कोरोना को हराने के लिए एक प्रमुख हथियार है। और कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान, और इस अभियान का हर पार्ट 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाने का जो सिलसिला है वह लगातार चल रहा है, कभी रुक रुक कर, कभी तेज रफ्तार से। और सबसे बड़ी सुखद खबर ये कि चौतरफा लोग जुट रहे हैं, यानी कोरोना से लड़ाई की सबने ठानी है, तभी जीती जा सकती है। इस जंग में यह अभियान चला गुरुवार को भी। छोड़ कर सामना जहान का
धीरे धीरे घटने की स्थिति में नदी, लेकिन घटने की रफ्तार काफी धीमी। कैसे जीते हैं सदा हमसे सीखो ये अदा, कुशेश्वर स्थान में ऐसे ही कटती है जिंदगानी। बाढ़ की धार में 1-2 दिन नहीं, सप्ताह नहीं, गुजरते हैं महीनों। और पीले रेत के खेल में हाथ भले हो काला, लेकिन भर रही कई की जेब, भले ही आमजन की जेब हो रही खाली। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहड़ता रखते हैं, वैक्सीन मिल रहा है तो जरूर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।